चांदनी रात में ठंडी हवाएं जहां मौसम को ताजगी बख्श रही थीं, इसी तरह बालकनी में बैठे उसके दिल में भी एक सुकून सा था। लंबे बाल आबशार की तरह कमर पर खुले बिखरे हुए थे, जो कि हवा की वजह से उड़कर चेहरे का तवाफ कर रहे थे। झुंझलाते हुए उसने बालों पर हाथ ले जाकर जूड़ा बनाना चाहा, लेकिन अपने हाथ पर किसी का नरम लम्स को महसूस करते वह पीछे पलटी थी। तुम बाल नहीं बांधा करो, हवाएं नाराज होती हैं। उसके लंबे बालों पर हाथ फेरते जाविया ने मोहब्बत से कहा। फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? अपनी कमर पर हाथ रखते उसने कनखियों से उसे पूछा। बीवी हो तुम मेरी, कर सकता हूँ। जवाबन उसने भी अपने सीने पर हाथ बांधते जताने वाले अंदाज में कहा। तो मिस्टर शौहर, आपकी बीवी को चाय पीनी है। आंखें पटपटाते उसने भरपूर मासूमियत से कहा, मतलब साफ था कि अब वह उसके लिए चाय बनाए। ठीक है बेगम, मेरे लिए आधा कप बनाना। उसका इरादा जानने के बावजूद भी उसने अनजान बनते हुए कहा। तुम अच्छी बनाते हो ना? ठीक है, पहले ये बताओ, चाय या मैं? आईब्रो उठाते उसने सवालिया नजरों से उसे देखा। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जैसे उसने अपने सवाल से उसे फंसा लिया हो। तुम्हारे हाथ की चाय। उसके करीब आते जविश ने फातिहा मुस्कुराहट सा जाए जवाब दिया। मतलब वो उस सवाल में भी जीत गई थी। बेगम समझदार हो तुम। वह उसकी समझदारी की दाद दिए बिना न रह सका। मिस्टर जावियर सुल्तान की बीवी हूं ना, तभी। चले। उसका हाथ थामते जावियर ने बाहर का इशारा किया। कहाँ? चाय बनाने। तुम बनाओगे ना? जविश ने जल्दी से कंफर्म करना चाहा। हाँ तो जालिम बीवी पास खड़ी रहकर कंपनी तो दे सकती हूँ ना। उसके इस तरह मजलूमियत से कहने पर वह खिलखिलाकर हंसी थी। जाविया लम्हे भर को रुका और बगौर उसका चाय सा लेने लगा। उसकी हंसी को खुदा ने दुनिया की हर सुर से अलग बनाया था। उसे यूं खिलखिलाकर हंसते देखना जावियार के लिए एक हसीन मंजर था। और फिर उसके साथ रूम से बाहर निकलकर दोनों नीचे फ्लोर पर किचन की जानिब चले गए। स्टडी रूम से निकलते वह रूम में आया था, जहां सोफे पर पांव ऊपर किए बैठी हूर को देखा, जो एक फाइल गोद में रखे उस पर झुकी हुई थी। सर को नफी में हिलाते वह उसके पास आकर बैठा। वह आजकल हर वक्त अपनी फाइल पर झुकी डिजाइन्स बनाने में मसरूफ रहती थी। इतना काम नहीं किया करो, थक जाओगी। वह भी उसके पास ही सोफे पर बैठ गया। यह माहिनूर के निकाह का ड्रेस है, बस ये डिजाइन हो जाए फिर मैं पुरसुकून हो जाऊंगी। आपने कुछ खाया था या बस इन फाइल्स को देखकर ही पेट भर रही हैं? हुरिया को समझ न आया वह फिक्रमंद था या तंज कर रहा था। यह फिक्र थी या तंज? उसने आंखें छोटी करते घूरते हुए पूछा। जाहिर है फिक्र है। बिना वक्त जाया कि उसने जल्दी से जवाब दिया, जिस पर वह हंसी थी। आपको पता है आप कितने प्यारे हैं? उसकी आंखों में देखते हुरिया ने लाड से कहा। यह खूबसूरती जो आपको मुझ में दिखती है ना, यह आपकी मोहब्बत की रोशनी है। आप हर चीज का क्रेडिट मुझे देना छोड़ नहीं सकते। वह सच में जानना चाहती थी क्यों वह हर चीज का क्रेडिट उसे ही देता है। नहीं। सुरमई आंखों में मोहब्बत का समंदर लिए उसने सादा सा जवाब दिया था। उफ। अपने माथे पर हाथ मारती वह दोबारा से फाइल्स पर झुकी थी। उफ। मुस्तफा भी उसी के अंदाज में माथे पर अपना हाथ मारता मसनूई सा झुका था। उसकी इस हरकत पर हूर ने लम्हा ठहर कर उसे देखा और फिर दोनों खिलखिलाकर हंसे थे। सर, यह उन दो लोगों की डेटा फाइल है जिनका आज इंटरव्यू था, और उनकी सीवी भी उनकी फाइल्स में है। बुराक के सामने फाइल्स रखते वह उन दो लड़कियों के लिए लिए गए इंटरव्यू के बारे में बताने लगी, जो उसने और सिद्दीक ने लिया था। उसके बताने पर बुराक उसे सुनने के साथ साथ फाइल्स को खोल कर देखने लगा। दोनों की सीवी को सामने रखते बुराक उनको देखने लगा और नज़र एक नाम पर अटक गई। माहिनूर। बुराक के बेसाख्ता नजरें उठाकर देखने पर सारा बोलते बोलते रुकी थी। सर। उसकी बदली बदली आंखों को देखते उसने हिचकिचाहट से कुछ कहना चाहा। तो क्या उसने फिर कोई गलती की थी, जिस पर वह ऐसे देख रहा था? मुझे इन दोनों से मिलना है। उसके कुछ कहने से पहले बुराक जल्दी से कहते अपनी सीट से खड़ा हुआ था। हकीकत में उसे सिर्फ इस माहिनूर नामी लड़की को देखना था। दिल में कहीं उम्मीद जागी थी कि वह उसके सामने होगी और वह उसे देख लेगा। उसने दिल से ख्वाहिश की थी यह वही हो। सर, लेकिन आप। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, जब बुराक की सख्त नजरों से खुद पर पाकर खामोश हो गई और सर इस्बात में हिलाते उसके पीछे ऑफिस रूम से बाहर निकली थी। रूम में जाने से पहले बुराक ने ग्लास वॉल से अंदर देखा, जहां सामने कुर्सी पर दो लड़कियां पैंट पर टॉप पहने बैठी थीं। वह अंदर जाते जाते रुका था और पलटकर सारा की तरफ देखा, जैसे पूछना चाह रहा हो कि यह वही है। सर, यह दोनों ही वह लड़कियां हैं जो इंटरव्यू देने आई थीं। उसके बताने पर बुराक ने गहरा सांस लिया था। दिल में जागी एक छोटी सी उम्मीद थी दोबारा खत्म हो चुकी थी। क्या सोचकर वह यहाँ आया था? वह कराची में है, यहाँ कैसे आ सकती है? अंदर जाने का इरादा तर्क करते वह दोबारा अपने ऑफिस की तरफ चला गया। सारा ताज्जुब से उसकी पुश्त को देखने लगी, जो कुछ देर पहले खुद यहाँ आया था और अब अंदर जाने से पहले ही वापस चला गया। अपने बॉस के बदलते अंदाज सारा की समझ से बाहर थे। ऑफिस में आते ही वह रॉकिंग चेयर से सर टिकाए आंखें मूंदे हुआ था। कई लम्हे वह यूं ही बैठा रहा। दरवाजा नॉक करते सारा अंदर आई थी। सर। हम्म। चेयर टेबल के करीब करते दोनों केहुनियां टेबल पर रखते उसने जवाब दिया था। उसकी इजाजत मिलने पर सारा ने अगले पूरे हफ्ते का शेड्यूल बताना शुरू किया। एक मिनट। कल क्या तारीख है? सारा की बात को बीच में काटते उसने पूछा। 15 मार्च।
ओके, सो मेरे अगले 2 दिन की तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर दो। उसने जल्दी से हुक्म नाफिज किया था। सर, लेकिन और हाँ, सिद्दीक को अंदर भेज देना। उसकी बात सुने बिना उसने एक और हुक्म नाफिज किया था, मतलब साफ था कि वह कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं। सारा के बाहर जाते ही सिद्दीक अंदर आया। सिद्दीक, मेरा आज ही की फ्लाइट से कराची के टिकट करवा देना। ओके सर। सिद्दीक के जाते ही वह दोबारा से सर चेयर से टिकाए आंखें मूंद गया। मार्च की उदास भीगी शाम में चांद की नरमी सी रोशनी में लपटे आसमान के नीचे वह बालकनी में खड़ा दूर तक जाती लंबी सड़क को देख रहा था। हाथ में पकड़े चाय के कप से उठती गर्म भाप और अधूरी ख्वाहिश के साथ गमगीन सोचे लिए वह अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रहा था। इंतजार करना तकलीफदेह होता है और भूलना उससे भी ज्यादा तकलीफदेह। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप फैसला न कर पाए कि आपने इंतजार करना है या भूलना है। और वह इस वक्त इसी तकलीफ से गुजर रहा था। कल रिहाना बेगम की सालगिरह थी, जिसे मनाने के नाम पर सुल्तान हाउस के तमाम अफराद पूरा दिन एक साथ गुजारते थे। और हर साल की तरह इस साल भी वह अपनी माँ के साथ उनकी सालगिरह में शामिल होने जा रहा था। वह दोबारा कराची जा रहा था, जहाँ से वह अपना टूटा हुआ दिल लेकर आया था, इस बात से अनजान कि इस बार कराची जाने के बाद वह अपना सब कुछ हार जाएगा। अपनी जहन पर छाई कनूतियत को दूर धकेलते उसने नज़र हाथ में पहनी घड़ी पर डाली। 8 बजे का वक्त था। 9 बजे उसकी फ्लाइट थी। फ्रेश होने की गर्ज से वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होते ही बाहर निकलते उसने सिद्दीक को कॉल की, जो कि पहली रिंग पर उठा ली गई थी। शायद सामने वाला भी उसकी कॉल का इंतजार में था। कॉल पर बात करते वह अपने फ्लैट से बाहर निकला था। वह सिर्फ 2 दिन के लिए कराची जा रहा था और वहाँ घर में हर आसाइश मौजूद थी, जिसकी वजह से उसने कोई पैकिंग नहीं की थी। दोनों हाथ कोट की जेब में डालते वह पार्किंग एरिया में पहुंचा था, जहाँ सिद्दीक गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। उसके गाड़ी में बैठते ही गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ गामजन हो गई। गाड़ी में खामोशी से बैठी वह खिड़की से बाहर देख रही थी। चलती सड़क पर गाड़ियों का एक हुजूम था। अमूमन कराची में इस पहर सड़कों पर ज्यादा रश होता है। सड़क पर मौजूद हर शख्स अपनी कहानी लिए हुए था। कोई सुकून में था तो कोई अपने अंदर ही एक जंग लड़ रहा था। गाड़ी के अंदर खामोशी को हैदर की आवाज ने तोड़ा था। आप हमेशा ही इतना खामोश रहती हैं क्या? नहीं, बस तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए। बेतासुर चेहरा लिए उसने बताया। उसके सर में पहले से ही शदीद दर्द था और ऊपर से हैदर के कहने पर हाजरा बेगम ने उसे हैदर के साथ शॉपिंग पर भेजा था। अगर आपकी तबीयत खराब थी तो पहले बता देती, हम कल चले जाते शॉपिंग पर। नहीं, इतनी भी तबीयत खराब नहीं अब। वह उसकी फिक्रमंदी दिखाने पर भी न हंस सकी। यह तबीयत तो उसकी मंगनी के बाद से ही खराब है और आगे भी न जाने कब तक रहने वाली थी। आर यू श्योर? गाड़ी मॉल के सामने रोकते वह खुद नीचे उतरा था। मायनूर भी उसके साथ ही नीचे उतरी और दोनों एक साथ मॉल के अंदर गए। अंदर जाते वह सबसे पहले एक ज्वेलरी की शॉप में गए, जहां मायनूर ने अपने निकाह के जोड़े के साथ मैचिंग ज्वेलरी लेनी थी। वह खामोशी से हैदर के साथ खड़ी थी और हैदर उसके लिए ज्वेलरी सिलेक्ट कर रहा था और साथ साथ उसकी राय भी पूछ रहा था, जिस पर वह हर ज्वेलरी पर पसंदीदगी जाहिर कर रही थी। हकीकत में तो उसे किसी ज्वेलरी से कोई सरोकार नहीं था। उसका दिल हर चीज से उचाट हो चुका था। अब कुछ भी मिल जाए वह पहन लेगी। उसे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। आप अपनी पसंद से कुछ नहीं लेंगी? उसकी किसी भी चीज में दिलचस्पी न दिखाने पर हैदर ने पूछ ही लिया। नहीं, आप ले लें, मुझे सब अच्छा लग रहा है। बामुश्किल चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट सजाए उसने जवाब दिया। चलें, यह भी ठीक है। वैसे भी दुल्हन मेरी होगी तो चीज़ें भी मेरी पसंद की ही होनी चाहिए। इस्बात में सर हिलाते वो उसकी बात पर जवाबन मुस्कुराई थी। और यह मुस्कुराहट शॉप के बाहर खड़े इंसान के दिल पर आग के मुतरादिफ काम कर गई थी। वह जो यहाँ रिहाना बेगम के लिए गिफ्ट लेने आया था, शॉप के अंदर हैदर के साथ उसको मुस्कुराता देख वहीं रुक गया। जलन नहीं थी, खौफ था मुझे। वह जिसके साथ मुस्कुराकर बात करता मैं दिल में डर जाता था। अंदर जाने का इरादा तर्क करते वह वहीं से पलट गया। हैदर के नंबर पर कॉल आते ही हैदर उसे एक्सक्यूज करता बाहर की जानिब गया। माहिनूर ने उसके ताक़ुब में देखा। उसे किसी की हल्की सी झलक दिखाई दी। दिमाग से आवाज़ आई कि वह तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन दिल की आवाज़ पर वह जल्दी से शॉप से बाहर निकली थी कि शायद किस्मत मेहरबान हो उस पर। बाहर निकलते उसने कोर्ट में खुद से दूर जाते शख्स की पुश्त को देखते आवाज़ दी, बुराक। इतने वक्त बाद उसके मुंह से अपना नाम सुनते कदमों की क्या मजाल, दिल भी रुक सा गया था। उसके पलटने पर माहिनूर का दिल जोर से धड़का था। आसपास की दुनिया जैसे रुक सी गई थी। उसकी तरफ हल्के कदम उठाते वह उसके रूबरू खड़ी हुई थी। कैसे हो? कैसा हो सकता हूँ? दिखने में तो ठीक लग रही हो। तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ सही नहीं लग रही। उसके बुझे बुझे चेहरे को देखते बुराक ने कहा। नहीं, वो बस हल्का सा सर दर्द है। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। उसे लगा वह कुछ देर और वहां खड़ा हुआ तो कभी लौट नहीं पाएगा। उसकी इतनी जल्दी पर माहिनूर का दिल बुझ सा गया था, तो क्या उसके पास उसके लिए थोड़ा सा वक्त भी नहीं था? मेरे निकाह पर आओगे? बुराक के बढ़ते कदम रुके थे। एक ही जिस्त में वो पलटा था। कब है तुम्हारा निकाह? परसों। किसी ने पूरा आसमान बुराक के सर पर दे मारा था, तो क्या इतनी जल्दी उसे अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना था?
वह जो उसकी ज़ात का हिस्सा थी, क्या वह उम्र भर उसके लिए तरसेगा? ऐन मुमकिन होता जो आपकी पूरी कहानी का मरकज़ हो, उसकी कहानी में आपका ज़िक्र भी ना हो। कहाँ खो गए? उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर माहिनूर ने उसके सामने चुटकी बजाई। एक लम्हे में वह उस तल्ख़ हकीकत में लौटा था। तुम्हें पता है माहिनूर, तुम्हारा नाम सिर्फ़ तुम पर सूट करता है। बेवक़्त वह बेतुकी बात कर रहा था, शायद इसलिए भी क्योंकि वह जानता था कि यह उनकी मुलाकात की आखिरी शाम है। अच्छा, तो मिस्टर बुराक, आप मेरे कितने हमनामों से मिले हैं? कदरे दिलचस्पी से दोनों हाथ बांधते उसने पूछा। सिर्फ एक से, लेकिन मुझे यकीन है यह नाम सिर्फ तुम पर ही जचता है। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनना महानूर के लिए कुछ नया था। लेकिन तुम कितने बदतमीज हो ना, लाहौर जाते हुए बता कर भी नहीं गए। अपनी गुफ्तगू का दौरानिया ज्यादा करने के लिए वह शिकवा कर गई। यार, अचानक जाना पड़ गया, इसीलिए नहीं बता सका। उसका खुद से शिकवा करना उसे अच्छा लगा था। साथ मेरे खड़ा था, लेकिन करीब किसी और के था। वह अपना सा लगने वाला शख्स नसीब किसी और का था। माहिनूर, अपने पीछे से आती हैदर की आवाज पर उसने हल्की सी गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसके करीब आते हैदर ने उसका हाथ थामा। उसके यूं अचानक हाथ थामने पर माहिनूर ने हैरत और सख्त नजरों से उसके चेहरे को देखा। वह उसका मंगेतर था, शौहर तो नहीं, जिसे वह अपना हाथ थामने देती। हैदर के हाथ में उसका हाथ देखते बुराक ने जब्त से आंखें बंद करके खोली थी। उफ, कितना तकलीफदह है यह। वह कैसे उसे किसी और का होते देखेगा? कितने ही तीर उसके अपने सीने में बेउस्त होते हुए महसूस हुए थे। ओह, हेलो, बुराक, राइट? हैदर ने खुश इखलाकी से उसे देखते हुए हाथ आगे बढ़ाया था। उसने अपने रिश्ते के वक्त एक ही बार उसे देखा था, इसलिए पहचान गया था। हेलो, लहजे में सख्ती समोए उसने जवाब दिया था, अलबत्ता हाथ मिलाने की जहमत उसने नहीं की थी। हैदर ने अपना बढ़ा हुआ हाथ पीछे करते अपने सर पर फेरा था। चले मायनूर? उसने मायनूर की तरफ देखते पूछा, जो कि बुराक को देख रही थी। नजरें अभी भी बुराक के चेहरे पर मरकूज थीं, जैसे वह अभी उसे रोकेगा और वह रुक जाएगी। आप जरूर आइएगा हमारे निकाह में। हैदर ने जाते जाते बुराक को दावत देना जरूरी समझा। उसकी बात को किसी खातिर ख्वाह में न लाते हुए बुराक गहरी नजरों से महनूर के चेहरे के नकुश को हिफ्ज करने में लगा हुआ था, क्योंकि अब उसने इस चेहरे को बगैर देखे एक उम्र गुजारनी है। खुदा हाफिज, महनूर ने खाली नजरों से उसे देखते हुए कहा और वहां से आगे बढ़ गई। तो क्या यह तय था कि अब हमने उम्र भर नहीं मिलना? उसके पलटते ही बुराक गहरी सांस लेने लगा। कभी कभी किसी का अलविदा कहना खाली एक लफ्ज नहीं होता, बल्कि एक पूरा जमाना होता है जो अलविदा हो जाता है। उसके अलविदा कहने पर बस सिर्फ अलविदा नहीं हुई थी, बल्कि बहुत सी गलियां, एहसासात, जज्बात, खुमार में डूबे वह दिन, हंसी, कहकहे और हर चीज बिछड़ गई थी जो उससे मंसूब थी। एक अलविदा के साथ वह आसमान के सभी तारे ले गया। सूरज तक तो ठीक था, मगर वह बेरहम मेरा चांद तक ले गया। तो क्या तुम इसी जगह मुझे बाइक सिखाओगे? जविश ने इर्द गिर्द खाली सड़क को देखते जावियार से पूछा, जो उसकी फरमाइश पर उसे बाइक सिखाने लाया था। हाँ, क्यों? इतनी खाली सड़क है यह, तभी तो यहाँ लेकर आया हूँ। और यहाँ खाली सड़क पर बाइक सिखाने की वजह? उसके करीब होते जविश ने शरारत से पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें लोगों से भरी सड़क पर नहीं लेकर जा सकता। वजह? चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट सजाए वो उसके करीब हुई। तुम्हारा क्या भरोसा किसी को अपनी बाइक से दे मारो तो? मैं अदालत के चक्कर नहीं काट सकता भाई। वह जो सोच रही थी कि वह उसे लोगों की नजरों से बचाने के लिए यहाँ लाया था, उसके जवाब पर उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। भाड़ में जाओ, वह सख्त बदमजा हुई थी। तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। उसके पलटने से पहले जाविया ने बाजू से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, जो सीधा उसके सीने से आ लगी थी। वैसे बाइक सीख कर क्या करोगी? उसके इर्द गिर्द हिसार कायम करते जावियार ने उससे पूछा। अच्छी बाइक रेसर बनूंगी। क्यों? उसका इरादा जानने के बाद जावियर को तज्जुब हुआ। फिर नील से मिलूंगी। अब की बार तंग करने की बारी जविश की थी। वह जानती थी वह नील के नाम से जेलस होगा, तो कैसे वह उस मौके को हाथ से जाने दे सकती थी। क्या रेसर है वह। तुम्हें पता है वह बाइक चलाते हुए कितना खूबसूरत लगता है। जावियर उसकी अगली कोई बात सुन ही नहीं रहा था। उसके दिमाग में तो बस यह बात चल रही थी कि कुछ सेकंड पहले जविश ने किसी और की तारीफ की थी। तुम्हें पता है जब वह बाइक चलाता है तो उसके हाथों पर उभरी नसें कितनी प्यारी लगती हैं। उसकी ड्रेसिंग कितनी अच्छी लगती है। वह जले पर नमक छिड़कते हुए मजे से उसकी खूबियां बयान कर रही थी। जावियर ने अचानक उसके मुंह पर हाथ रखते उसके चेहरे को खुद के करीब किया। मैं ना नीलनामा सुन सुनकर थक गया हूँ। एक एक लफ्ज पर जोर देते उसने उससे कहा था, जो मुसलसल मुंह पर हाथ रखे होने के बावजूद भी कुछ कहने की तकद्दू में थी। अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज और निकला किसी और की तारीफ के लिए, तो मैं तुम्हें अपने तरीके से चुप करवाऊंगा। वैसे भी सड़क खाली है। वह जो मुसलसल कुछ कहने की कोशिश में लगी हुई थी, अचानक उसका चलता मुंह रुका था। जाविया के चेहरे पर चांददार मुस्कुराहट ने अहाता किया था। समझदार हो यार तुम। उसके चेहरे से हाथ हटाते उसने उसे हेलमेट पहनाया, लेकिन वह हेलमेट पहनने के बाद भी उसे घूरना नहीं भूली थी। रात का अंधेरा हर चीज पर गालिब हुए चारों जानिब खामोशी की फिजा फैलाए हुए था। गुजरते लम्हे के साथ सड़क पर गाड़ियों की तादाद भी कम होती जा रही थी। ऐसे में वह सड़क पर साकित नजरें जमाए गाड़ी ड्राइव कर रहा था।
उसे इर्द-गिर्द की दुनिया से कोई लेना-देना नहीं था। जिसके दिल की दुनिया उजड़ जाए, उसे बाहर की दुनिया की परवाह नहीं होती। आँखों के सामने इस वक़्त मॉल का मंज़र घूम रहा था। किसी और के हाथों में अपनी कुल कायनात देखना कितना अज़ियतनाक होता है। इस लम्हे उसकी आँखों में एक आँसू जम गया था, जो न बह रहा था और न आँख के अंदर रहने को तैयार था। और उसकी जलन ऐसी थी जैसे किसी ने आँख में अंगारे रख दिए हों और वह चीख भी न पा रहा हो। गाड़ी को घर के रास्ते पर डालते वह कुछ ही देर में सुल्तान मेंशन के बाहर था। घर की खामोशी से अंदाजा हो रहा था कि सब सो चुके होंगे। उसने कराची आने से पहले सिर्फ ज़ावियार को बताया था, बाकी सबको वह सरप्राइज़ देना चाहता था। लेकिन यहाँ आने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़दह सरप्राइज़ मिला था, जिसकी तकलीफ़ उसने सारी ज़िंदगी सहनी थी। सुबह सबसे मिलने का इरादा करते वह लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में आया था। हाथ में पकड़ा कोट बेड पर उछालते वह खुद ज़मीन पर बैठ गया। उसके होंठ कँप-कँपा रहे थे, सब कुछ अपने हाथ से जाता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद वह ज़ोर-ज़ोर से साँसें लेते वहीं बेड के साथ पुश्त लगाए बैठ गया। सुल्तान मेंशन में मौजूद सभी लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे थे, अपने-अपने नाश्ते के साथ इंसाफ कर रहे थे। सीढ़ियों से उतरते किसी नफूस के जूतों की आवाज़ पर आयशे ने चेहरा घुमाकर देखा था। बुराक! वह खुशी से चीखी थी। उसके चीखने पर सबने सीढ़ियों की तरफ देखा था। ज़ावियार के अलावा सभी हैरान हुए थे। टेबल पर पहुंचते बुराक ने झुकते हुए रिहाना बेगम से गले मिला और फिर मेहताब साहब से। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को सालगिरह मुबारक। लफ्ज़ लड़की पर खासा जोर देते उसने शरारत से रिहाना बेगम को कहा, खुदा का खौफ करो, वह तुम्हें लड़की कहाँ से लगती है? मेहताब साहब ने एक नज़र रिहाना बेगम पर डालते बुराक को कहा, आप खुद तो बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए मेरी अम्मी की खूबसूरती से जलती हैं। मैं क्यों जलूंगा तुम्हारी अम्मी से? जल ही तो रहे हैं, तभी तो उनकी तारीफ पर बीच में बोल पड़े थे। उन दोनों बाप बेटे की हमेशा की तरह न रुकने वाली जुमलेबाजी शुरू हो चुकी थी। अच्छा अच्छा बस। रिहाना बेगम ने उन दोनों को चुप करवाया, जो दोनों ही आज एक दूसरे के साथ अच्छी बहस करने के मूड में थे। आखिर इतने दिनों बाद ये मौका मिला था। बुराक तुम बताकर क्यों नहीं आए? ऐसे अचानक आ गए? आयशे के पूछने पर वह उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बताकर आता तो तुम्हारे चेहरे पर यह खुशी कैसे देखता? मुझे कोई खुशी नहीं हुई तुम्हारे आने से। लापरवाही से इधर-उधर देखते वह बोली। वह भले उसे मिस करती थी, लेकिन यह बात उसे बताने से उसकी शान में कमी आ जानी थी। बुराक को यूं सबके साथ हंसना देखकर ज़ावियार को उसकी हंसी पर तरस आने लगा। हंसते तो सभी हैं, लेकिन खुश कोई कोई रहता है और वह जानता था कि उसका भाई किस तकलीफ से गुजर रहा है। उसके चेहरे पर खुशी देखने के लिए वह एक आखिरी कोशिश करना चाहता था। नाश्ते के बाद टेबल से उठते मोबाइल पर मुस्तफ़ा को कॉल मिलाते वह बाहर की तरफ निकल गया। मायनूर, खाना खाना है, सिर्फ देखना नहीं है। हाजरा बेगम की आवाज़ पर वह अपनी सोचों से बाहर आई। किन सोचों में गुम हो? कहीं नहीं। तो खाना क्यों नहीं खा रही? हाजरा बेगम की नज़र पिछले 2 मिनट से उसी पर थी, जो हाथ में चम्मच पकड़े चावल की प्लेट को घूर रही थी। अम्मी भूख नहीं लगी। भर्राई हुई आवाज में वह बमुश्किल बोल पाई थी। बेटा खाना खा लो, फिर पार्लर भी जाना है तुमने, थक जाओगी। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, तुम बिल्कुल खुद पर और अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रही। निकाह पर पार्लर से तैयार होने की बजाय उसे फातिमा तैयार करने वाली थी, जिसकी वजह से उसने आज पार्लर जाकर फेशियल करवाना था। बेटे क्या हुआ है, कोई परेशानी है क्या? अहमद साहब ने उसके सर पर हाथ फेरते मोहब्बत से पूछा। नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं है। अपने आंसू को अंदर धकेलते वह हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, फिर सही से खाना खाओ। जब सबके दरमियान बैठे हुए आंखें आंसुओं से भर जाएं और फिर भी चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजानी पड़े, तब जिंदगी से ज्यादा बेरहम कोई नहीं लगता और उसकी जिंदगी उसके लिए बेरहम हो चुकी थी। अपने हलक से जबरदस्ती चावल उतारते उसके कानों में फातिमा की आवाज पड़ी थी, जिस पर उसने शुक्र का कलमा पढ़ा कि चलो अब वह यहाँ सबके बीच से उठ सकती है, क्योंकि उसने फातिमा के साथ पार्लर जाना था। वह दोनों इस वक्त बुटीक में बैठे हुए थे। जविश बिगड़े नकूश के साथ पूरे बुटीक पर अच्छे से नजरसानी कर रही थी। उसे इस बुटीक में नहीं आना था, लेकिन रिहाना बेगम के कहने पर वह उन्हें मना नहीं कर सकी और यहाँ ना आने की वजह भी न बता सकी। इसीलिए खामोशी से आ गई। ग्लास वॉल के सामने बने कॉरिडोर से लाइबा को अपनी तरफ आते देखकर वह जल्दी से जावियार के करीब होती, उसका हाथ अपने हाथ से पकड़ते अपनी गोद में रखकर बैठ गई। पहले तो जावियार को उसका यूं अचानक हाथ पकड़ना समझ न आया, लेकिन फिर रूम के अंदर दाखिल होती लाइबा पर नजर पड़ते वह मामला समझ चुका था। सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी? भरपूर मुस्कुराहट और खुशदिली से कहते जाविया से मुतवज्जो हुई। जविश का तो बस चले वह उसका मुंह नोच ले, जो उसके शौहर को देखकर मुस्कुरा रही थी। हम कुछ नहीं लेंगे, हमें बस मेरा ड्रेस लेना है। आप जितना जल्दी हो सके हमें ड्रेस दिखा दें, क्योंकि हम जल्दी में हैं। जावियार के बोलने से पहले जविश ने जवाब दिया, ओके मैम। उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। ड्रेस दिखाने के लिए वह उन्हें अपने पीछे आने का कहती खुद रूम से बाहर निकल चुकी थी। वैसे हमें तो कहीं नहीं जाना, इसके बाद फिर किस बात की जल्दी है? वह जानता था कि वह जेलस हो रही है, लेकिन फिर भी अनजान बनते पूछने लगा। जवाबन जविश ने उससे एक जबरदस्त घूरी से नवाजा था, जिस पर वह हंसते हुए उसे अपने हमरा लिए ड्रेस देखने लगा। ड्रेस फाइनल करते वह दोनों शॉप से निकलते गाड़ी में बैठ गए थे।
गाड़ी घर के रास्ते पर डालते जाविया ने उसे देखा, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ थी। वैसे तुम्हें उससे जलने की जरूरत नहीं थी। अपने उमड़ने वाले कहकहे को रोकते वह लहजे में हल्की संजीदगी लाए उसे गोया हुआ था। किसने कहा मैं जेलस हो रही थी? वो उसकी बेनियाजी पर अश अश कर उठा था। तुम्हें किसी भी औरत से जलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी औरत मेरे लिए तुम्हारी तरह नहीं हो सकती। तुम मेरे दिल में सबसे ऊंचे मकाम पर हो। उसकी खुद के लिए शदीद पसंदी पर उसे खुशी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने जविश की गलतफहमी को दूर करना जरूरी समझा। तुम्हें मुझ में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तुम्हारी मौजूदगी। सादा से अल्फाज में वह मुकम्मल जवाब दे चुका था। इतनी मोहब्बत क्यों है तुम्हें मुझसे? उसके मुंह से अपने लिए इजहार मोहब्बत सुनना उसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह हर बार अपने लफ्जों से उसे खुशकिस्मत महसूस करवाता था। क्योंकि तुम हो। सड़क से नजरें हटाकर उसने जविश की आंखों में देखते जवाब दिया और फिर नजर दोबारा सड़क पर रख दी। उसके जवाब से सरशार होते वह मुस्कुराते हुए दोबारा बाहर देखने लगी। कमरे में छाया गुप्त अंधेरा वहां किसी जी रूह की होने की निशानदेही नहीं कर रहा था। इसी अंधेरे में वह अपने हाथ से सब जाता देख जमीन पर बेड से टेक लगाए बैठा था। एक टांग सीधी जबकि दूसरी फोल्ड किए वो इस वक्त मजबूत आसाब का मालिक बुराक सुल्तान बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। उसकी सुर्ख आंखों से उसके जब्त का अंदाजा लगाया जा सकता था। खामोशी में डूबे इस कमरे में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने इर्तियाश पैदा किया था। बुराक के वजूद में कोई हरकत न हुई और फिर एकदम से पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। वह हनूज वैसे ही बैठा रहा, दरवाज़ा वापस बंद हो चुका था। उसे कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। वह जानता था कि यह कौन होगा। कब तक ऐसे ही जिंदगी गुजारोगे? वह भी उसके साथ वहीं बैठ चुका था। पता नहीं। उसे खोकर तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है। वह बेबस था। कभी कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है कि वह दुनिया की हर मोहब्बत पाने के बावजूद भी उस एक मोहब्बत के लिए तरसता है, जो उसकी ख्वाहिश होती है लेकिन हासिल नहीं होती। मैं उससे काफ़ी वक्त से एकतरफ़ा मोहब्बत करता आ रहा हूँ। तकलीफ़ तो मुझे मिलती ही आई थी, लेकिन कल उसे किसी और के साथ देखा तो मेरी रूह तक काँप गई। उसका हमसफ़र बनना मेरी अंधी ख्वाहिश थी, लेकिन उसके पहलू में किसी और को पूरा हक से खड़ा देखकर मेरी हिम्मत टूट चुकी है। मैं कैसे देखूंगा उसे किसी और का होते? ज़ाविया ने एक रहमदाना नज़र उसके चेहरे पर डाली। बिखरे बालों और सुर्ख पड़ती आंखों के साथ वह इस हालत में भी बहुत दिलकश लग रहा था। वह यूं ही उसके साथ बैठा रहा, बगैर कुछ बोले, क्योंकि वह जानता था कि उदासी के लम्हे कितने मजबूत होते हैं। इस पर कुछ असर नहीं करता, न खुशी के रंग, न हमदर्दी के जुमले, न मोहब्बत के बोल। आप उदास हैं यानी पूरी कायनात उदास है।